नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आपके पाठ्यक्रम में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत जो अंक निर्धारण है और आपका जो पाठ्यक्रम है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बिना सिलेबस समझे आपको सही ढंग से ये पता नहीं लगेगा कि आपको करना क्या है। तो आज हम अनिवार्य हिंदी, सामान्य हिंदी के जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अनिवार्य हिंदी आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में है, चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में हो, पर प्रथम वर्ष में ये अनिवार्य रूप से आपके सिलेबस में है। हालांकि इसके जो नंबर हैं आपके परसेंटेज में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन 36 नंबर ला करके इसमें पास होना ज़रूरी है। और अगर आप फर्स्ट ईयर में पास नहीं होते हो तो सेकंड ईयर में आपको फिर मौका दिया जाएगा। सेकंड ईयर में भी आप पास नहीं होते हो तो थर्ड ईयर में आपको मौका दिया जाएगा। तो इस तरह से 3 तो आपके ऐच्छिक सब्जेक्ट होते हैं और 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिंदी है, अंग्रेज़ी है, पर्यावरण है और कंप्यूटर शिक्षा है। तो हिंदी जो है विषय कंपलसरी, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये इसका जो है सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से सिलेबस क्या है, कितने अंकों का क्या आएगा, वो आपको मैं बता रहा हूँ। सामान्य हिंदी इसको नाम दिया गया है। कुल 100 अंक का पेपर होता है आपका, जिसमें न्यूनतम 36 अंक आपको लाने पड़ते हैं। यानी 36 अंक जब आ जाएंगे तो आप इसमें पास माने जाओगे। लेकिन ये जो 36 अंक हैं ये आपके जो प्रतिशत है उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। 36 अंक से कम लाने पर छात्रों को उत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। इस प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को श्रेणी निर्धारण हेतु परसेंटेज जो आपकी बनती है उसमें नहीं जोड़ा जाता है। अब देखिए, इस अनिवार्य हिंदी के जो प्रश्न पत्र है उसमें 2 भाग होंगे। पहला भाग होगा साहित्य खंड और दूसरा भाग होगा व्याकरण खंड। साहित्य खंड के भी 2 भाग होते हैं और व्याकरण में क्या क्या आपको पूछा जाएगा ये बताऊंगा। तो पहला जो साहित्य खंड है उसके 50 नंबर हैं और व्याकरण है उसके 50 नंबर हैं। यानी जो किताबें निर्धारित हैं आपके लिए, पाठ्यक्रम में जो किताबें सिलेबस में निर्धारित है वो साहित्य खंड के अंतर्गत आता है। और जो व्याकरण है, जैसे प्रत्यय है, समास है, संधि है, जो है कार्यालय पत्र है, निबंध लेखन है, लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह हैं, ये आपके व्याकरण में आते हैं। इन प्रत्येक खंड के लिए 50 अंक निर्धारित है। यानी 50 अंक साहित्य के लिए और 50 अंक व्याकरण के लिए। यानी आपको 50 तो साहित्य में और 50 व्याकरण में। आपको इस तरह से कुल दोनों में से जो है 36 अंक लाना जरूरी है। साहित्य खंड के फिर 2 भाग होते हैं। पहले तो अनिवार्य हिंदी के ही 2 भाग हुए, कौन से? साहित्य खंड और व्याकरण खंड। अब साहित्य खंड जो आपको बताया जाएगा उसमें 2 खंड होंगे, गद्य और पद्य। गद्य भाग और पद्य भाग। तो दो व्याख्या पूछी जाएगी। इसमें से 2 व्याख्या पद्य खंड से होंगे, जिसमें 5 नंबर की एक व्याख्या होगी। तो दो जो है वो कितनी हो गई? 10 नंबर की हो गई। इसमें भी आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। आंतरिक विकल्प का मतलब अथवा। जैसे 2 व्याख्या पूछी जाएगी तो 2 की जगह 4 व्याख्या आपको बताई जाएगी, एक मेन प्रश्न में और दूसरा अथवा में। तो इस तरह से, लेकिन करनी आपको 2 ही है। तो 5 नंबर की होगी, 5 नंबर से 2 व्याख्या हो गई तो ये 10 नंबर की हो गई। और 2 ही व्याख्या आपके गद्य खंड से होगी। साहित्य के 2 खंड बताए ना मैंने आपको, पद्य भाग और गद्य भाग। तो पद्य की कविताओं से जो है 2 व्याख्याएं और गद्य में 2 व्याख्याएं।
और वही 5 नंबर की एक व्याख्या इसमें से होती है, और तो 2 व्याख्या 10 नंबर की होगी। इसमें भी आपको आंतरिक विकल्प दे होगा, अथवा जिसमें आपको पूछा जाएगा, जिसमें एक मेन प्रश्न होगा, दूसरा अथवा में होगा। तो इस तरह से 4 व्याख्याएं होंगी। 4 व्याख्याओं के जो आपको 2 व्याख्याएं आपको करनी होती है। 2 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे पद्य से। इसमें भी आपको जो है अथवा दिया जाएगा। 7.5 नंबर के एक प्रश्न होगा, यानी 2 तो व्याख्या, 2 प्रश्न किससे? पद्य भाग से, और 2 व्याख्या और 2 प्रश्न आलोचनात्मक प्रश्न गद्य भाग से। 15 के तो ये हो गए और 15 के ये हो गए। 10 की व्याख्या हो गई, 10 की व्याख्या हो गई, तो 15 और 10 25। ये आलोचनात्मक प्रश्न है जो 7.5 का एक होगा, 2 15 नंबर के होंगे हैं। साहित्य खंड गद्य भाग जो है, साहित्य खंड के 2 भाग है, गद्य भाग और पद्य भाग। तो गद्य भाग में जो निर्धारित आपके पाठ्यक्रम में पुस्तकें हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कहानी प्रेमचंद की लिखी हुई है, बड़े भाई साहब, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी। बड़े भाई साहब कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़िएगा। संस्मरण विजयदान देथा का है, सिकंदर और कौवा, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। और विजयदान देथा राजस्थान के जाने माने लेखक रहे हैं। दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जो है 42 के ज्वार की उन लहरों में, ये आपको पढ़ना है। तीसरी जो है वो है चीज है रेखा चित्र, रामवृक्ष बेनीपुरी की लिखी हुई है। रजिया बहुत अच्छा रेखा चित्र है, जो चूड़ियाँ बेचती हैं रजिया, उसके बारे में बताया गया है। गांव की भोली भाली एक युवती की कहानी है, जिसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चौथे नंबर पे है विज्ञान से संबंधित जो है गुणाकर मूल्य की शनि ग्रह पर जो है लिखी हुई जो एक प्रकार का आलेख है, शनि सबसे सुंदर ग्रह। 5वां जो नंबर है वो निबंध का है। अगरचे नाहटा राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, इसके बारे में निबंध लिखा है, जो आपको राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा है उससे परिचय कराएगा। और व्यंग के रूप में शरद जोशी का नाम आता है हमारे, तो जीप पर सवार इल्लियां जो राजनीतिक व्यंग है वो आपको देखने को मिलेगा। पर्यावरण 7वें नंबर पे है, अनुपम मिश्र का लिखा हुआ आज भी खरे हैं तालाब। पर्यावरण को संरक्षित करते हुए, पर्यावरण की चेतना जगाते हुए ये आपको आलेख मिलेगा पर्यावरण के बारे में। अनुपम मिश्र का लिखा हुआ आज भी खरे हैं तालाब। तो ये तो हो गया गद्य भाग का। अब पद्य भाग में है। पद्य भाग में देखिए कबीर, सबसे पहले कबीर आपको मिलेंगे वहाँ पाठ्यक्रम में, इनकी साखियाँ हैं और कबीर ग्रंथावली से ली गई हैं, और इनके जो संपादक हैं वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो इसमें कबीर में 3 प्रकार की जो साखियाँ हैं वो आपको पढ़नी है। पहली साखी है गुरुदेव को अंग, जिसमें गुरु वंदना की गई है, गुरु की महत्ता बताई गई है। 7, 12, 26 और 30 नंबर का जो है साखी आपको पढ़नी है। सुमरिन को अंग है, सुमरिन कहते हैं स्मरण, ईश्वर का स्मरण, ब्रह्म का स्मरण। तो 10 नंबर, 17 नंबर, 24 नंबर और 26 नंबर की जो साखी है वो आपको सुमरिन के अंग के अंतर्गत पढ़नी है। विरह को अंग, आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो ये परमात्मा से मिलने के लिए हमेशा विरह में व्याकुल रहती है, इसलिए विरह को अंग में आत्मा की उत्पीड़न, आत्मा का जो विरह है वो शामिल किया गया है। तो 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर और 18 नंबर की जो साखी है आपको पढ़नी है। पद्य भाग में दूसरे नंबर पे है सूरदास, सूर सागर इनका लिखा हुआ है, और जो संपादक है इनके सूर सागर जो लिखा है उसके संपादक हैं धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसमें आपके 4 प्रकार के पद सम्मिलित किए गए हैं। विनय के भक्ति के पद हैं, गोकुल लीला पद हैं, वृंदावन लीला पद हैं, उद्धव संदेश पद हैं। तो विनय और भक्ति के पद 21 और 33, गोकुल लीला के पद 2 हैं, 55 और 58, वृंदावन लीला पद हैं 10 और 28, उद्धव संदेश पद हैं 77 और 79।
ये पद संख्या निर्धारित है जो आपको पढ़नी है, यानी यही पढ़नी है, आपके पाठ्यक्रम में यही है और इन्हीं में से पूछा जाएगा, इसके अतिरिक्त आपको नहीं पढ़ना है। तीसरी जो है कवि के रूप में शामिल किया गया है तुलसीदास को। इनकी विनय पत्रिका है जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई है। इसमें जो पद संख्या है वो 87, 99 और 90, 99, 156 और 158 ये पद आपको पढ़ने हैं। चौथे नंबर पे जो कवयित्री हैं वो मीरा हैं और मीरा पदावली के नाम से जो किताब है उसको संपादित किया है नरोत्तम दास स्वामी ने। इनकी पद संख्या जो है 1, 3, 4, 5, 10, ये 5 जो है पद आपको मीरा के पढ़ने हैं। 5वें नंबर पे है रहीम दास। रहीम के 10 दोहे आपको पढ़ने हैं जो रहीम ग्रंथावली में संकलित हैं और इनके संपादक है विद्यानिवास मिश्र और गोविंद रजनीश। पद संख्या 186, 191, 211, 212, 214, 218, 219, 220, 222, 223, 224, इस प्रकार से ये 10 जो है दोहे हैं रहीम दास जी के जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं और इन्हीं के बारे में आपको पूछा जाएगा। छठे नंबर पे हैं मैत्री शरणगुप्त। इनकी एक मनुष्यता नाम से है, तो हम राज्य के लिए मरते हैं, ये गीत है और साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। इनका साकेत है महाकाव्य जो राम काव्य है, उसका एक नवा सर्ग है, नवा खंड है, उसमें से लिया गया है। 7वें नंबर पे है सुमित्रानंदन पंत नौका विहार। नौका विहार नाव में घूमना, नाव में विचरण करना, नदी में नाव में विचरण करने की जो एक कविता है वो नौका विहार के नाम से है। सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं उनकी कविता है, बहुत अच्छी कविता है, छायावादी कविता है, आप पढ़िएगा। 8वें नंबर पे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वह तोड़ती पत्थर जो प्रगतिवादी कविता है। और 9वें नंबर पे है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये इनका नाम है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, और इनकी कविता है हिरोशिमा जो नागासाकी और हिरोशिमा जापान में है, जो वहाँ बम गिरा गया था उसकी जो है संवेदनात्मक प्रस्तुति है, हिरोशिमा कविता है। और 10वें नंबर पे रामदास दिनकर राष्ट्रकवि हैं, विपथगा समर शेष हैं, ये जो है 2 कविताएं आपको इनकी पढ़नी है रामधारी सिंह दिनकर की। तो इस तरह से जो साहित्य खंड है वो पूरा हुआ 50 नंबर का, गद्य खंड और पद्य खंड ये दोनों 50 नंबर के हैं और इन्हीं में से जो निर्धारित पुस्तकें हैं उसमें से पूछा जाएगा। अब दूसरा जो खंड है वो ख है, वो है व्याकरण का। इसमें व्याकरण और व्यवहारिक हिंदी खंड के नाम से जाना जाता है, ये भी 50 नंबर का है और बहुत ही रुचिकर विषय है। व्याकरण एक बार आपके समझ में आ जाएगी तो आप भूलोगे नहीं। तो इसमें सबसे पहले निबंध लेखन यानी एक विषय दिया जाएगा, 4-5 विषय दिया जाएगा, उसमें से आप किसी पर भी एक निबंध लिख लीजिएगा और निबंध की सीमा जो है 300 शब्द है। आप गिन लीजिए शब्दों को, 300 शब्द होने चाहिए और ये अकेला निबंध जो है 8 नंबर का है। एक विषय पे निबंध लिखना है, 300 शब्दों में लिखना है और 8 अंक का है। कार्यालय लेख होते हैं, पत्र होते हैं, जैसे शासकीय, अर्धशासकीय पत्र हैं। शासकीय जो सरकार की तरफ से लिखे जाते हैं, कार्यालय के द्वारा जारी होते हैं। कार्यालय ज्ञापन है, विज्ञप्ति है एवं कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है, प्रश्नांकन है, टिप्पणी। ये आपको 4 नंबर के हैं, 2 पूछे जाएंगे तो 8 नंबर इसके हो गए हैं। संक्षेपण समरी, कोई भी एक बड़ा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, फिर उसमें आपको लिखा जाएगा कि इसका संक्षेपण कीजिए, समरी जिसको कहते हैं, ये 4 अंक की है। पल्लवन, किसी चीज को फैला के लिखना। एक कोई सूक्ति दे दी जाएगी, लोकोक्ति, मुहावरा, सूक्ति, कोई भी कथन दिया जाएगा, उसको आपको बढ़ा चढ़ा करके लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है, तो वो पल्लवन कहलाता है। एक तो संक्षेपण हो गया, यानी बड़े को छोटा करना और एक छोटे को बड़ा करना, तो ये पल्लवन छोटे को बड़ा करने की क्रिया है, ये 5 अंक की है। फिर 5वां नंबर आता है शब्द निर्माण प्रविधि, यानी शब्दों का निर्माण कैसे होता है। उपसर्ग से शब्दों का निर्माण होता है, प्रत्यय से शब्दों का निर्माण होता है, संधि से जो है शब्दों का निर्माण होता है, समास से शब्दों का निर्माण होता है। तो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास ये आपको पढ़ने हैं। प्रत्यय के बारे में एक वीडियो मैंने आपको भेजा है,
जो आपको देखना चाहिए। तीसरा है शब्द शुद्धि। अपन गलत लिखते हैं, शुद्ध नहीं लिखते। जैसे आशीर्वाद को आशीर्वाद न लिख करके रे जो है वो कहाँ लगा देते हैं, सी के ऊपर लगा देते हैं, तो आरसीवाद हो जाता है। तो इस तरह से वाक्य शुद्धि है और शब्द शुद्धि है, ये भी आपको 5 अंक की होगी। आपको अशुद्ध लिखा हुआ आएगा वहाँ, तो उसको आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे उज्ज्वल है तो उज्ज्वल को आपको कैसे लिखना है, वहाँ गलत लिखा होगा तो आप उसको सही लिखोगे। मुहावरे एवं लोकोक्ति हैं, जैसे अंगूर खट्टे हैं, इस जो है मुहावरे का अर्थ बताइए। दांत पीसना है ना, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति है, तो ये पूछा जाएगा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, या लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये भी 5 अंक की है। 8वें नंबर पे है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली में पूछा जाएगा जो जिनको अपन को परिभाषित करना है, यानी जिसको हमको ये देखना है कि ये शब्द कहाँ से कैसे आए हैं, ये पारिभाषिक शब्दावली होती है। जैसे न्यायालय के कई जो है शब्द हैं जो वहीं वैसे के वैसे प्रयोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं हिंदी में, किस तरह से उनका इंटरप्रिटेशन लिया जाता है। 9 प्रकार है शब्द के प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं क्रिया विशेषण। यानी शब्द के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। ये भी 5 नंबर की है। तो इस तरह से ये 5 और 6 पंजे 30 और निबंध हो गया आपका 8 नंबर का, और 4 नंबर का वो हो गया। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के जो है 50 नंबर की आपकी व्याकरण है और 50 नंबर का आपका साहित्य खंड है। कुल मिलाकर के ये 100 अंक का पेपर हो जाता है। तो धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा और निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार तैयारी कीजिए। केवल आपको 36 नंबर लाने हैं और ज़रूरी है इसमें पास होना, इसलिए इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और आगे भी आपके जो कॉम्पिटिशन्स क्लासेज हैं, प्रतियोगिताएं जो कंपटीशन लगेंगी, प्रतियोगिताएं परीक्षाएं लगेंगी, उनमें भी आपको व्याकरण आपको पूछा जाता है। निबंध लेखन जो आपको इसमें बताया गया, वहाँ भी आपको निबंध कैसे लिखते हैं उसको काम आएगा। सर्वनाम है, संज्ञा है, संधि है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने हैं। लोकोक्ति हैं, कहावतें हैं, ये सब आपको देखने हैं। और आगे तक, क्योंकि इनको सीख लीजिए, आगे तक ये प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते रहेंगे। क्योंकि बीए पास करने के बाद, बीएससी पास करने के बाद, बीकॉम पास करने के बाद आपको कंपटीशन देना है, और कंपटीशन के लिहाज से, कंपटीशन के हिसाब से आप इसको तैयार कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।